नमस्कार साथियों, सन 1924 की बात है। चंद्रशेखर के अथक प्रयासों से कई बड़े काम के आदमी दल में भर्ती हुए, जिन्होंने आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे किए। आजाद संगठन के कार्य में बड़े चतुर थे। उन्होंने एक अधेड़ उम्र के मिस्त्री को दल में शामिल किया, जो तमंचे बनाना जानता था। अब उससे युवकों को बड़ी आसानी से शस्त्र मिलने लगे। वह मिस्त्री इतना योग्य था कि उसने एक बार तो पिस्तौल तक बना डाली। इन दिनों दल के सदस्यों ने खर्च चलाने के लिए एक नई तरकीब निकाली। सभी लोग कुछ मेहनत मजदूरी करके अपना निर्वाह करने लगे। आजाद भी एक मुरब्बे के व्यापारी के पास हिसाब किताब देखने लगे। इतना होने के बाद भी संगठन का कार्य बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। बंदूकें व दूसरे शस्त्र खरीदते व उन्हें छिप छिप कर रेल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते। कभी कभी तो उन्हें पहले व दूसरे दर्जे में भी यात्रा करनी पड़ती थी। फिर तन ढकने से लेकर खाने पीने व मकान का किराया आदि व्यय भी पूरे करने होते थे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पुस्तक काकोरी के शहीद में इनकी विपत्तियों का वर्णन बड़े दुख भरे शब्दों में किया है। वे लिखते हैं, कभी कभी एक ही कंबल में कई कई नवयुवकों को सोना पड़ता था और कई बार तो एक लंगोट के सिवाय वीरों के तन ढकने को भी कुछ नहीं होता था। और कई बार तो पूरे पूरे दिन भूखे रहना पड़ता था। सुबह की चाय तक नसीब नहीं होती थी। पहले तो उन्होंने लक्षा मोहल्ले में एक मकान किराए पर लिया, जिसके बाहरी कमरे में तबला और हारमोनियम आदि पड़े रहते थे, जिससे बाहरी लोग यह समझे कि वे आवारा युवक है। उन्होंने एक और मकान किराए पर ले रखा था, जिसका नाम कल्याण आश्रम था। दिन रात प्रयत्न के बाद इस टोली में कई होनहार नवयुवक शामिल हो गए। इन्हीं दिनों पर्चे छपवाकर लोगों में बांटे गए कि किस तरह हम लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार एक पर्चा छपवाया गया और तय हुआ, इसे एक ही समय सभी बड़े बड़े नगरों में गुप्त रूप से बांटा जाएगा, किसी को कानो कान पता न लगे। भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक यह पर्चा बांटा गया। बनारस में चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्य को इतनी सुंदरता से पूर्ण किया कि वहाँ के हर एक घर में और छोटे से छोटे स्थान तक सभी के हाथों में वह पर्चा देखा जा सकता था। उस बुद्धिमान युवक ने सभी चपरासियों व सेवकों को अपनी ओर मिला लिया। मातृभूमि की स्वतंत्रता के नाम पर सभी ने खुशी मन से उनका साथ दिया। जब मनुष्य विपत्तियों से घिर जाता है तो वह कहीं न कहीं भूल कर बैठता है। दल का खर्च न चलता देख क्रांतिकारी टोली ने सरकारी कोष लूटने के बारे में सोचा। उनमें से कई साथियों ने इस बात का विरोध भी किया कि सरकार से खुली टक्कर हम सभी के लिए ठीक नहीं होगी, परंतु दल के नेता राम प्रसाद बिस्मिल जिस बात पर अड़ जाते थे वह सबको माननी पड़ती थी। रेलवे की आय 8 डाउन डाकगाड़ी पर ले जाई जाती थी। हर स्टेशन की आय एकत्र कर लखनऊ पहुंचाई जाती थी। 9 अगस्त 1925 के दिन दल के 10 क्रांतिकारी वीर इस धन को लूटने के लिए इकट्ठे हुए। इनके नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां, मनमथनाथ गुप्त, बनवारी लाल, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती, राजेंद्र लाहिड़ी और मुकंदी लाल। ये लोग पिस्तौल जेबों में रख के डाक लखनऊ से चलकर बालामऊ जंक्शन पर जा उतरे। फिर वहां से 8 डाउन कलकत्ता मेल पर जाकर सवार हुए। इनमें से अशफाकुल्लाह खां, शचीन्द्रनाथ और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी तो दूसरे श्रेणी के डिब्बे में चढ़ गए तथा बाकी सभी साथी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाकर बैठ गए। योजना के अनुसार ज्यों ही गाड़ी निश्चित स्थान पर पहुंची, रेल के खतरे की जंजीर खींच उसे रोक लिया गया। रेल के ड्राइवर को खुली भूमि पर लेटाकर 2 साथी उसके पास पिस्तौल लेकर खड़े हो गए। उस दौरान उन्होंने कई हवाई फायर भी किए। रेल के अग्रिम व अंतिम सिरे पर भी 2-2 युवक पिस्तौल लेकर जा खड़े हुए। रेल के सभी यात्रियों को बताया गया, हमें तो सिर्फ सरकारी खजाना लूटना है, आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहे, आप सभी सुरक्षित हैं। परंतु इस बीच यदि किसी ने रेल से नीचे उतरने की कोशिश की तो वह गोली का निशाना बना दिया जाएगा। अब रेलवे के खजाने वाले भारी बक्से को नीचे उतारा गया और हथौड़ी से ताले को तोड़ सारी नोट व नकदी निकाल ली गई। इस तरह अपने कार्य को अंजाम देकर सभी क्रांतिकारी लखनऊ पहुँचे। इस डकैती के बाद सरकार ने पूरे बल से क्रांतिकारी युवकों को खोजना शुरू कर दिया।
गुप्तचर विभाग दिन रात काम पर लगा दिए गए। 25 अगस्त दिन निकलने से पहले ही उत्तर प्रदेश के सभी नगरों में पुलिस ने छापे मारे और अनेक युवकों को बंदीगृह में डाल दिया गया। चंद्रशेखर के घर पर भी पुलिस जा पहुंची, परंतु वे उस समय वहां पर नहीं थे। वह पहला दिन था जब पुलिस ने आजाद को खुले रूप से पकड़ना चाहा। केवल आजाद व उनके 2 साथी ही पुलिस के हाथ नहीं आए, दूसरे सभी क्रांतिकारी वीर जेल में बंद कर दिए गए। जिन जिन युवकों को पुलिस ने बंदी बनाया था, उनमें से कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए दल के कई गुप्त स्थानों का पता दे दिया। इसके बाद पुलिस ने सारे देश में क्रांतिकारियों के बहुत सारे अड्डों पर छापा मार अनगिनत क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया। इधर आजाद चाहते थे कि अपने प्रमुख साथियों को तो छुड़ा ही लिया जाए, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल के जेल जाने के बाद जिस युवक को दल का नेता चुना गया, वह इतना कायर निकला कि आज का काम कल पर व कल का परसों पे टालते टालते कई महीने बिता दिए। उधर पुलिस ने घोषणा कर दी, जो भी चंद्रशेखर का पता बताएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। इसके बाद आजाद झांसी आ गए और दिन भर जंगल में रहकर निशानेबाजी का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों उन्होंने ड्राइविंग भी सीख ली। अब पुलिस जी जान से चंद्रशेखर को खोजने में लग गई। इधर क्रांतिकारियों का संगठन ढीला पड़ रहा था। कुछ काम न होता देख वह पुलिस की दृष्टि से बचने के लिए आजाद नगर में चले गए। वहां जाके वो जहाज में बोझा ढोने का काम करने लगे। भूख लगने पर दूध का डिब्बा लेते और दूध पीकर रह जाते। इन दिनों इन्हें 9 आने प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। इस तरह इस क्रांतिकारी वीर ने यहाँ जीवन के 1.5 साल बिता दिए। उधर उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलाए गए। 1.5 साल तक ये मुकदमे चलते रहे। अंत में 4 वीरों को फांसी का दंड दिया, कईयों को काले पानी की सजा हुई और कईयों को क्षमा मांगने पर रिहा कर दिया गया। सन 1927 के दिसंबर मास में 4 साथियों को फांसी पर झूलने का समाचार पढ़कर आजाद का हृदय थर्रा उठा। वह निर्भय वीर एक बार फिर अपनी जान को हथेली पर रखकर उत्तर प्रदेश आ पहुंचा। इस दौरान कानपुर में आजाद और सरदार भगत सिंह की भेंट हुई। उन दिनों युवकों ने नए सिरे से दल का संगठन शुरू किया। दिल्ली के पुराने किले के नीचे बैठक हुई। भारत के कोने कोने से क्रांतिकारी वीर आकर इकट्ठा हुए। इस बार संगठन का नेता चंद्रशेखर आजाद को चुना गया। एक बार पुलिस ने कानपुर में आजाद के घर पर छापा मारा। इन दिनों आजाद और भगत सिंह देश के प्रसिद्ध नेता एवं दैनिक प्रताप के संचालक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के छत्र छाया में रहते थे। पुलिस ने जिस समय वहां प्रवेश किया, आजाद तो वहां नहीं थे, परंतु शुक्ल नामक क्रांतिकारी से पुलिस की टक्कर हो गई। आपस में दनादन गोलियां चली। शुक्ल ने अकेले होने के बावजूद भी पुलिस को चकरा दिया। अंत में वह वीर लड़ता लड़ता पुलिस की गोलियों से स्वर्ग सिधार गया।